तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आज का दिन चुनाव के नाम रहा। भीषण गर्मी और लंबी कतारों के बावजूद लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कई जगहों पर शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। देखा जाए तो तमिलनाडु में मतदान मोटे तौर पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जबकि पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों से हिंसा की खबरें भी आई हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पश्चिम बंगाल की 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। इसके साथ ही बंगाल के 1478 उम्मीदवारों का भाग्य आम जनता की उंगलियों पर है। पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है। 152 निर्वाचन क्षेत्रों में 44,000 से अधिक मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 7,384 मतदान केंद्रों को अत्यधिक संवेदनशील मानते हुए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए 2,40,000 से अधिक कर्मियों के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 2,407 कंपनियां तैनात की हैं। मतदान के दौरान लोगों में काफी उत्साह दिखा। इन लोगों ने सभी ने वोट कर दिया है। इस बार आप जो यहाँ वोट कर रहे हैं, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? क्या बदलाव चाहिए? कुछ तो थोड़ी बदलाव चाहिए ना। ये जो है वही है, इसको बदलाव चाहिए कि इसलिए कि वो जल से निकासी है, सेच परिवर्तन चाहिए। हम लोगों को भाता नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए चाकरी वगैरह चाहिए। हम लोग पढ़ाई करने, ग्रेजुएशन करने के बाद घर में बैठा है, टुकी काम करता है, खेत बाड़ी में काम करता है, वो तो हम नहीं चलेंगे। कोई तो थोड़ा कुछ चाहिए, जो महीने में मंथली वही जो सैलरी होता है वो आएगा तो हम 20-25 हजार में 10,000 नौकरी करना चाहते हैं, इसलिए बदलाव चाहते हैं। इसलिए बदलाव चाहते हैं। ये बदलाव होगी तो हम लोगों का अच्छा ही होगा, बुराई तो नहीं होगा। वो देखना चाहिए, 5 साल देखने के बाद उसके बाद ही डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसा की घटनाएं हुई। मुर्शिदाबाद के नौदा में एजेयूपी उम्मीदवार हुमायूं कबीर के काफिले पर उपद्रवियों ने जानलेवा हमला किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उपद्रवियों की एक बड़ी भीड़ ने अचानक हुमायूं कबीर की कार को घेर लिया। सुरक्षा बलों ने किसी तरह उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला। कुमारगंज से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु सरकार का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया, जिसमें वह घायल हो गए। मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए और एक चुनावी कैंप ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की गई। कई मतदान केंद्रों पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ। अधिकांश जगहों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। कुछ बूथों से ईवीएम में खराबी के कारण मतदान में देरी और मतदाताओं की नाराजगी की भी खबर है। वोट देना तो सब पब्लिक का माने अपना आप अधिकार है, बट हाँ हमारा राज्य में शिक्षा थोड़ा काम बहुत जरूरी है, इसलिए ये भी सोचकर बहुत लोग आया जो माने किसी को किसी सरकार माने एक सरकार को स्पेशली वोट देना है, जिस सरकार हम लोगों को कुछ खाना पीना मतलब क्या कोई सुविधा दे, व्यवस्था दे, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था दे, अस्पताल की व्यवस्था दे, सड़क की व्यवस्था दे, बिजली पानी दे। हाँ यहाँ पे तो सब है ही, बट ज्यादा शिक्षा धर्म ये सब सोचकर ज्यादा लोग लड़ाई करते हैं। ये सोचकर भी ज्यादा लोग वोट देने के लिए आए। घर में खाना वाना बंगाल में तो शिक्षा है, स्वास्थ्य में ऐसे तो बहुत ज्यादा परेशानी है ना। आदमी इधर से ट्रीटमेंट अच्छा तरीके से नहीं मिलेगा, वो तो साउथ इंडियन में जाता है। इसके लिए सरकार कुछ नहीं किया है, इसके लिए सरकार को परिवर्तन चाहिए। तमिलनाडु में डीएमके की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन और एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन के बीच मुकाबला है। गुरुवार को तमिलनाडु की सभी 234 सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। वोट डालने वालों में आम लोगों के अलावा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और सुपरस्टार रजनीकांत भी शामिल थे। चिलचिलाती गर्मी में भी मतदाताओं में भयंकर जोश दिखा और पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी रही। सुबह से मतदान केंद्रों के बाहर वोटरों की लंबी लाइन लग गई
और महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो तमिलनाडु में मतदान शांतिपूर्वक चल रहे हैं। लोकतंत्र की इस जंग में सभी दल पूरा जोर लगा रहे हैं। बंगाल में टीएमसी बीजेपी की टक्कर तो तमिलनाडु में डीएमके, एआईएडीएमके और विजय की टीवीके के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। अब जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है, किसके हाथों में सत्ता की चाबी सौंपती है, इसका खुलासा तो 4 मई को होगा, जब मतगणना शुरू होगी और ईवीएम के नतीजे सामने आएंगे। नितेश रंजन और सत्यव्रत किरण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। तो बंगाल के सूरत हाल आपको हम दिखा रहे थे। बंगाल की जनता ने इस बार बदलाव का मिजाज बनाया है, तय किया है, या फिर टीएमसी के साथ जाने का उसने मुहर लगा दिया। ये इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, जब रिजल्ट्स आएंगे तब इसका पता चलेगा। हमारी यूनिट वहां पर मौजूद है, हमारे रिपोर्टर्स वहां मौजूद हैं और पल पल की अपडेट्स उनके मार्फत नक्षत्र न्यूज के दर्शकों तक पहुंच रही है। सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं और उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं। सत्यव्रत, पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा कि पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने जिस तरह से जागरूकता दिखाई है, 3 बजे के आंकड़े 78% मतदान, और कुछ जिलों से तो खबरें आ रही है कि 80% से ज्यादा मतदान हो गए हैं, यानी कि जागरूकता वहां पर देखने को मिली। और खास कर आप लोग जिस भी बूथ पर जा रहे हैं वहां पर महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। किस ओर ये इशारा कर रहा, बड़े मतदान प्रतिशत और महिलाएं जो अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं वो? देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि चुनाव आयोग के द्वारा जो कोशिशें की गई थी वो शायद पूरी तरह से कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो आपको पता है कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार के प्रति काफी जागरूक हैं। यही कारण है कि आप देखिए दोपहर 3 बजे तक पश्चिम बंगाल में करीब 70% जो है वो मतदान हो चुके हैं। अभी भी 3 घंटे का वक्त बचा है, यानी कि शाम 6 बजे तक जो है वो अंतिम मतदान की प्रक्रिया चलेगी। आप देखिए महिलाएं जो हैं वो लगातार इस मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। पहले सुबह 7 बजे से ही लगातार पश्चिम बंगाल के जितने विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर लगातार महिलाओं की जो संख्या है वो देखने को मिल रही थी। और यह संख्या बताती है कि इस बार के चुनाव में महिलाओं में जो है वो सबसे ज्यादा उत्साह है। और जिस तरह की व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा की गई है, चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था हो या फिर मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, वो सभी व्यवस्थाएं जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा किए गए थे। यही कारण है कि इस बार मतदान का जो प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं जो है और ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। आप देखिए कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग हैं उनकी तैनाती की गई है और हर मतदान केंद्र पर करीब 3 लेयर की जो है वो सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अगर आप मुर्शिदाबाद की घटना को छोड़ दे सारिफ, अगर आप कुमारगंज की घटना को छोड़ दे, मालदा और सिल्लूगिरी की घटना को अगर छोड़ दे, तो फिलहाल अब तक पश्चिम बंगाल में जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, बिना किसी भय के मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का जो है वो प्रयोग किया है। सही तौर पर सत्यव्रत, यहाँ आपसे ये जानना समझना चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान तो हो रहा है, लेकिन जब कहा जाए कि बंगाल और चुनाव की जब बात आती है तो इतनी हिंसा क्यों हो जाता है चुनाव? 1000 जो आंकड़े मेरे पास हैं, कुछ कम बेस हो सकते हैं, 19-20 हो सकता है, लेकिन मेरे पास जो आंकड़े 1000 गिरफ्तारियां हुई अब तक। पारामिलिट्री फोर्स को डिप्यूट किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार नजर बना के रखे हुआ है और पारामिलिट्री फोर्सेस को हर जगह डिप्यूट किया गया, पहले से उनकी डिप्यूटेशन कर दी गई थी। बावजूद इसकी जो तस्वीरें आ रही हैं, कहीं पर प्रत्याशियों की गाड़ी तोड़ी गई है, कहीं प्रत्याशियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, आम जनता कहीं परेशान नहीं हो रही है। इससे हम इस बात की वकालत नहीं करेंगे, इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि वो व्यवस्था आम जनता के लिए मुकम्मल नजर आ रही है, लेकिन बहुत सारी हिंसा की खबरें आई हैं अलग अलग जिलों से। के द्वारा जो जनादेश दिए गए, जिसे ईवीएम में कैद कर लिया गया, प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। और अब इंतजार 4 तारीख का, जब ईवीएम को खोला जाएगा और पता चल सकेगा कि जनता जनार्दन ने इस बार पश्चिम बंगाल में जो है वो किसे अपना जनादेश दिया है।
पहले चरण की मतदान की प्रक्रिया अब जी। तक शांतिपूर्वक तरीके से मतदाताओं ने जिस तरह का उत्साह दिखाया, सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जिस तरह की तत्परता दिखाई गई, आप समझिए कि हर मतदान केंद्र पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। यानी कि कोई परिंदा जो है वो चाह कर भी पर ना मार सके, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हैं, अपने मतदान केंद्र पहुंचे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर कर लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। सारिफ, चलिए सत्यव्रत, जो पहले सवाल के जवाब में आपने कहा उसी पर फिर लौटते हैं। महिलाओं की, मेरा सवाल भी था कि महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है, आपने कहा कि महिलाओं की भागीदारी वहां पर देखने को मिल रही है। सत्यव्रत, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सत्यव्रत, हाँ सत्यव्रत सुन पा रहे हैं। सत्यव्रत, सवाल आपसे यह है कि हाल के दिनों में जो राज्यों में चुनाव हुए हैं, अब झारखंड की हम बात कर लें, बिहार की बात कर लें, महिलाओं के लिए योजनाएं लाई गई और महिलाओं ने उस योजना का लाभ लिया और बहुत बढ़ चढ़कर मतदान किया, और नतीजे क्या है, किसके पक्ष में, ये आप भी देख रहे हैं, आप जान रहे हैं, जनता भी जानती समझती है। बंगाल में क्या कोई ऐसी महिलाओं को केंद्रित करते हुए कोई योजना आई? क्योंकि महिलाएं इस बार डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रही हैं, भीड़ देखकर यह कहा जा सकता है। तो देखिए, फिलहाल आधी आबादी ने अपना जनादेश किस ओर दिया है ये बता पाना अभी फिलहाल थोड़ा मुश्किल है सारिफ। लेकिन आप समझिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के द्वारा जो है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है वो लक्ष्मी भंडार योजना, जो कि 1500 रुपए लाभुक महिलाओं के खाते में सीधे भेजा जाता है। और यह योजना न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि देश के दूसरे राज्यों ने भी इस योजना को अडॉप्ट किया और देश ही नहीं दुनिया भर में इस योजना की सराहना होती है। तो जाहिर सी बात है, वैसी महिलाएं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं और राज्य सरकार के द्वारा मिलने वाली 1500 रुपए उन महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद, कारगर साबित होता है। दूसरी तरफ आप देखें तो ममता बनर्जी के सरकार में जिस तरह से लगातार खासकर बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि महिलाएं इस राज्य में सुरक्षित नहीं है। बीते कुछ महीने पहले जिस तरह से ममता बनर्जी के द्वारा यह बयान दिया गया कि देर रात होने के बाद, यानी 7-8 बजे के बाद महिलाओं को सड़कों पर निकलने की क्या जरूरत है। तो दोनों तरफ से जो है वो महिलाएं हैं। अब वो महिलाएं किसके पक्ष में जाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चाहे वो राज्य सरकार, टीएमसी के लोग हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, लगातार यह चाह रहे हैं कि कैसे महिला वोटरों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। अब सवाल यही है कि जब 4 मई को ईवीएम की पेटी खुलेगी तब यह पता चलेगा कि आधी आबादी यानी महिलाओं ने किसे पसंद किया। जी, जाहिर तौर पर इसके लिए तो 4 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। सत्यव्रत, एक और सवाल है। सवाल यह कि लंबे समय से आप वहां पर, हमारी यूनिट है और भी रिपोर्टर्स हैं हमारे, आप लोग वहां पर भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं चीजों को। क्या समस्याएं आप पा रहे हैं जो आम आवाम से आप लोग रूबरू जब हो रहे हैं, तो क्या समस्याएं पा रहे हैं? पहला सवाल यह है। और दूसरा सवाल यह है कि आपने अपने सवालों के जवाब में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी का तो जिक्र किया, कांग्रेस का जिक्र नहीं होना, क्या माना जाए कि कांग्रेस रेस में ही नजर नहीं आ रही है? नहीं, देखिए सारिफ, आपको पता है कि पश्चिम बंगाल पर 35 साल तक राज्य करने का जो मौका है वो कम्युनिस्ट को मिला था। उसके बाद ममता बनर्जी की हवा चली। पिछले 15 साल से ममता बनर्जी जो है वो पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं। वैसे में कांग्रेस जो है वो फिलहाल नहीं दिख रहा है और शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक एक सीट के लिए जो है वो पश्चिम बंगाल में तरसना पड़ रहा है। क्योंकि अब तक जो भी तस्वीरें सामने दिखी है, नक्षत्र न्यूज के द्वारा जो चुनाव यात्रा के दौरान हमने जो मतदाताओं से बातचीत की, प्रत्याशियों से जो बातचीत की, अब तक सीधे तौर पर जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच है। फिलहाल कम्युनिस्ट और कांग्रेस जो है वो जमीन तलाशने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल देखना होगा कि जब मतपेटी खुलता है तो जनादेश किसे मिलता है, कौन पार्टी किस प्रत्याशी को जनता सराखों पर बैठाती है। और आने वाले 29 तारीख को जब दूसरे चरण का मतदान होगा उसके बाद ही शायद सब कुछ तस्वीरें साफ हो पाएगी कि इस बार बंगाल की सत्ता पर बंगाल के जो जनता जनार्दन है वो किसे जीत का ताज पहनाते हैं। सारिफ, सत्यव्रत, अब जाहिर तौर पर अब इंतजार
और करना होगा 4 तारीख का कि किसको सराखों पर बंगाल की जनता बैठा रही है। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, आपका आप नजर बना के रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया।